Hello students, today we will discuss about decentralization in India. हम यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन के एस्पेक्ट में इंडिया की बात करेंगे। इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि यहाँ पर केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं चल सकती थी। छोटी छोटी जगह पर ही हम काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ किलोमीटर्स पर ही लोगों की भाषा में, लोगों के पहनावे में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट थी वो लोकल पीपल्स की परेशानियों तक पहुंच नहीं सकती थी। इसलिए हमें ज़रूरत थी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। थर्ड लेवल हमारा कौन सा गवर्नमेंट लेवल है? वो है हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को बनाने का मेन थॉट सिर्फ ये था कि जो लोकल पीपल हैं, छोटे छोटी जगहों पर जो लोग रहते हैं, वो अपनी परेशानियां डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकते। उन लोगों की परेशानियों को भी सॉर्ट आउट किया जा सके। इसी वजह से लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, क्योंकि वहाँ के लोग ये अच्छे से जानते थे कि उन्हें क्या करना है, उनकी परेशानियाँ क्या है। वहाँ का ही कोई इंसान, कोई एक पर्सन उनकी परेशानियों को समझ सकता है और कोई पर्सन उनकी परेशानियों को नहीं समझ सकता था। उनके आसपास रहने वाले पर्सन ही उनकी परेशानियों को जान सकता है। इसीलिए लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जो था थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से भी बड़े हैं। जैसे यूपी की जो पॉपुलेशन है वो रशिया से भी ज़्यादा है। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाना बहुत ज़रूरी थी। अब जब लोकल गवर्नमेंट बना दी गई, क्या ये अच्छे से वर्क कर पाई या नहीं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टर्म डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स, कुछ पावर्स को लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देना। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने कुछ पावर्स को लोकल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट बनी जरूर थी, बट ये मान लीजिए ये सिर्फ नाम के लिए ही बनी थी। स्टेट गवर्नमेंट इनको पावर्स ही नहीं देती थी, ये कुछ काम कर ही नहीं पाती थी। बट आफ्टर 1992 कुछ अमेंडमेंट्स हुए हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। उन अमेंडमेंट्स के बाद कुछ चेंजेस हुए, जिससे हमारी लोकल गवर्नमेंट भी अच्छे से काम जो है वो कर पा रही है। अब वो क्या क्या अमेंडमेंट्स थे, क्या चेंजेस थे, वो हम एक एक करके देखेंगे। पहला अमेंडमेंट ये था कि हमारे यहाँ पहले लोकल गवर्नमेंट के रेगुलर इलेक्शंस जो है वो नहीं होते थे। कभी कभी 2 साल में हो गए, कभी 5 साल में हो गए, तो कभी कभी 10 साल तक भी इलेक्शंस नहीं हुए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हुआ कि अब हर 5 इयर्स में लोकल गवर्नमेंट्स के रेगुलर इलेक्शंस होंगे, रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। सेकंड अमेंडमेंट ये था कि कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई इलेक्शंस में, शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और ओबीसीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इनके लिए कुछ सीट्स जो हैं वो इलेक्शंस में रिजर्व कर दी गई। थर्ड अमेंडमेंट ये थी कि 1/3 सीट्स जो थी इलेक्शंस की वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी, क्योंकि वुमेन्स आगे नहीं आ पाती थी। तो ये सोचा गया कि थ्रू इलेक्शंस वुमेन्स आगे आ पाएंगी और अपनी प्रॉब्लम्स भी सामने रख पाएंगी। फोर्थ अमेंडमेंट ये थी कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो केवल लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को करवा सके। ये पॉसिबल नहीं था कि एक इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन जो है वो करवा सके, स्टेट के भी, सेंटर के भी, लोकल लेवल के भी। तो एक ही इलेक्शन कमीशन तीनों लेवल पे इलेक्शंस करवाए, ये पॉसिबल नहीं था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया कि स्टेट लेवल पर भी स्टेट इलेक्शन कमीशन होंगे जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को रेगुलर इंटरवल पर करवाएंगे।
फिफ्थ अमेंडमेंट ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने रेवेन्यू का कुछ पार्ट और अपने कुछ पावर्स जो है वो शेयर करेंगे लोकल गवर्नमेंट के साथ। अब ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी कि वो सारे रेवेन्यू जो है और सारी पावर्स अपने पास रख के अपने हिसाब से खर्च करे। तो ये मेन 5 अमेंडमेंट्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे इन 1992। अब आगे हम बात करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है और कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आती हैं। हम बात करेंगे रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। रूरल गवर्नमेंट कौन सी है? जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनी है, जो गांव के लिए बनी है। गांव से लेकर जो पूरा डिस्ट्रिक्ट तक आता है वो एक सेगमेंट हो गया रूरल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट। उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई शहर है, कोई सिटी है, टाउन है, शहर के लिए जो थर्ड टियर बना है वो होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 1992 में आया। सबसे पहले हम बात करेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट की। रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट का जो बेसिक यूनिट होता है वो है एक विलेज या एक से ज्यादा विलेज। जब एक विलेज या 2-3 विलेज एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे बेसिक लेवल पे आती है। अब ग्राम पंचायत के जो लीडर्स हैं वो कहाँ से आएंगे? जो उस गांव की या उस एरिया की, तो उसी पूरी ग्राम पंचायत में रहने वाले जो एडल्ट पॉपुलेशन है 18 इयर्स अबव, वो लोग वोट करते हैं और वोट करके ग्राम पंचायत के जो लीडर्स हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं। अब इस इलेक्शन बॉडी को जो लोग वोट कर रहे हैं, जो इलेक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं ग्राम सभा। वोटर्स की बॉडी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा अप्रूव्स द एनुअल बजट और ये भी देखती है कि जो हमने ग्राम पंचायत इलेक्ट की है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट को कहते हैं सरपंच और जो बाकी लीडर्स हैं उन्हें कहते हैं पंच। छोटे छोटे गांव मिलकर बने एक ग्राम पंचायत और वो ग्राम पंचायत किसके द्वारा इलेक्ट की जाएगी? अडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा। अब जो अडल्ट पॉपुलेशन होगी मींस जो वोटर्स की बॉडी होगी वो कहलाएगी ग्राम सभा। कुछ ग्राम पंचायत को मिला के, मतलब कुछ ग्राम पंचायत को जब एक साथ मिलाते हैं उसे कहते हैं पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या मंडल। एक से ज्यादा ग्राम पंचायत को जब मिलाया जाएगा तो उसे कहते हैं पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल। ग्राम पंचायत में जो लीडर्स थे वो सरपंच हैं या जो पंच हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इन लोगों को डायरेक्ट किसने इलेक्ट किया? ग्राम सभा ने। ये सरपंच और पंच मिलके इलेक्ट करते हैं पंचायत समिति के मेंबर्स को। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति रहती है, मान लो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो 4-5 पंचायत समिति होगी। तो जब ये 4-5 पंचायत समिति को जब एक साथ जो है मिलाया जाता है तो पंचायत समिति मिलके क्या बनाती है? जिला परिषद बनाती है। अब जिला परिषद के जो लीडर्स हैं उन्हें कौन इलेक्ट करेगा? उन्हें इलेक्ट करेंगे पंचायत समिति के लीडर्स। जिला परिषद का जो हेड होता है उसे कहा जाता है जिला परिषद चेयरपर्सन और ये एक पॉलिटिकल हेड होता है। इसे पॉलिटिकल हेड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये चुना गया है, मतलब इन्हें इलेक्ट किया गया है। अब ऐसा ही एक परमानेंट हेड भी होता है। परमानेंट हेड या एग्जीक्यूटिव हेड कह लो। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो कलेक्टर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर वहां के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं।
अब हो सकता है कि उस डिस्ट्रिक्ट का कोई एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए हो, तो एमपी या एमएलए जो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, मतलब पूरे जिला परिषद बॉडी के, तो जिला परिषद की मीटिंग्स में वो बैठ सकते हैं, वो उसके मेंबर्स होते हैं, ताकि वो गाइड कर सके कि लोकल लेवल पे कैसे काम करना है। उसके बाद आ गया अर्बन लोकल गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सिटीज होती हैं वहाँ अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, मतलब सिटीज को गवर्न करने के लिए एक अलग गवर्नमेंट होती है जिसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहाँ होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। मेयर इसके पॉलिटिकल हेड होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लोग वोट करते हैं अपने, जो आपने सुना होगा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उसमें अलग अलग वार्ड्स होते हैं। वार्ड्स में लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग करके वो अपने पार्षद चुनते हैं, और जिस पार्टी के पार्षद ज्यादा रहते हैं उस पार्टी का मेयर बनता है। वही टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। म्युनिसिपैलिटीज को नगर परिषद कहा जाता है। इसके हेड होते हैं नगर चेयरपर्सन। सो स्टूडेंट्स, ये था कि हमारी लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।